जय हिंद सभी को। राम राम, नमस्कार। तो भाई अपना सीरीज चल रही थी, ये 10 क्वेश्चन करेंगे। तो हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चंस स्पेशली फॉर एस्टेट, स्पेशली फॉर एचएसएससी, और जो अभी हमारा एग्जाम आने वाला है स्टाफ नर्स का 22 नवंबर को जो होने वाला है, पीजीआई रोहतक वाला, भाई उनके लिए भी। तो जो ये हिंदी है 10 क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन। इन क्वेश्चंस के आंसर देकर देखिए कि आपको कितनी हिंदी आती है, और कई सारे टॉपिक जो हैं वो इन क्वेश्चंस में ही कवर हो जाएंगे। हमने वो मेथड दे रखा है जो सीधा एग्जाम में हमें नजर आएगा। ठीक है जी, जो सीधा एग्जाम में हमें नजर आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, मैं पढ़ देती हूँ भाई, आप जरा इसका आंसर मुझे बताएं। ठीक है, फटाफट कमेंट कर दे इसका अपनी लाइव चैट में। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इन चारों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? पहला ऑप्शन है यह सच्चे इंसान है। दूसरा ऑप्शन, आपकी वह पुस्तक जो आप कल लाए थे कहाँ है। तीसरा, वह उसका चश्मा भूल गया। और लास्ट, वे लोग जा रहे हैं। तो इन चारों में से आपने शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य होगा भाई? 1 सेकंड का टाइम दे देते हैं आपको जी। एक बात सुनो, सारे के सारे ऑप्शंस जो है ना बहुत ही क्लोज ऑप्शंस है ना। आपने ये देखना है कि किस में आवश्यक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, किस में सर्वनाम गलत प्रयोग हो रहा है, ये सब चीज इसके अंदर देखनी होती है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आंसर आपके आ चुके हैं, अब आंसर जो सही है वो सुनो भाई। यह सच्चे इंसान है कहा गया है, यह सच्चे इंसान है। सच्चा अगर होता तो यह करेक्ट होता, इसीलिए यहां पर क्या आता, इस पहले क्वेश्चन में ये सच्चे इंसान है। तो पहले क्वेश्चन में गड़बड़ क्या हो गई भाई, ये जो पहला पॉइंट है इसका। दूसरा है, आपकी वह पुस्तक जो आप कल लाए थे कहाँ है। अब देखो कितना इस बात को घुमा फिरा के लिखा है कि आपकी वह पुस्तक जो आप कल लाए थे। हम सिंपल से बोल सकते हैं कि जो आप कल लाए थे वह पुस्तक कहाँ है। जो आप कल लाए थे वह पुस्तक कहाँ है, या जो कल आप पुस्तक लाए थे वह कहाँ है। इतना मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपकी वह पुस्तक। तो ये क्या कर रखा है, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर रखा है। अगली बात, वह उसका चश्मा भूल गया, वह अपना चश्मा भूल गया। तो दूसरे पॉइंट पे क्या गलती कर रखी है, यहां पर क्या आ जाना चाहिए, वह अपना चश्मा भूल गया। अब आंसर क्या बच जाता है भाई, वे लोग जा रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट का आंसर रहेगा डी। फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा भाई, डी। करेक्ट भाई, कि वे लोग जा रहे हैं। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया भी है और बच्चे इसमें गड़बड़ करते भी हैं। तो पहला ऑप्शन है गुरु आइन, दूसरा है गुरु पत्नी, तीसरा गुरु माता, और चौथा देखो यहाँ पे सी लिखा गया है गलती से, ऑप्शन ये डी है गुरु आइन। इसमें बड़ी की मात्रा है गुरु आइन में, ए वाले में ई छोटी है। कौन सा ठीक रहेगा, फटाफट से आंसर दीजिए। पहले का क्या था भाई अपना आंसर, डी। अब दूसरा क्वेश्चन भाई, क्या है उसका आंसर, गुरु पत्नी या गुरु माता। अक्सर यही सोचते हैं हम, गुरु आइन तो सोचना मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि गुरु आइन भी होता है। जैसे पंडित का पंडिताइन, ऐसे ही क्या आंसर होगा गुरु का, जी हां गुरु आइन। अब गुरु आइन कौन सा, छोटी वाली ई वाला या बड़ी वाली ई वाला। तो हमेशा जब भी हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ये लिखा मैंने मिठाई, देखो भाई ये लिखा मैंने मिठाई। जब मैं इसका, ये तो बहुवचन बना रही हूं मैं, मिठाई का मिठाइयां करते हैं,
है ना, मिठाई का मिठाइयां करते हैं, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, तब भी हम छोटी ई का ही प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार लिंग बदलों में भी हम छोटी ई का ही प्रयोग करते कई बार। जैसे कि अगर मैंने लिखा है पंडित, तो क्या होगा, पंडिताइन। अब ये जो पंडिताइन है उसमें कौन सी ई प्रयोग होगी भाई, छोटी वाली ई प्रयोग होगी। यानी कि जब हम बहुवचन बदलते हैं, यानी कि वचन बदलाव करते हैं, तब भी छोटी ई का प्रयोग होता है, और जब हम लिंग बदलाव करते हैं तब भी अक्सर छोटी ई का ही प्रयोग होता है। इसीलिए अगर हमें गुरु का करना है तो क्या होगा, गुरु आइन, ये वाला होगा भाई। यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्लियर। अब एक बात और सुन लो भाई, यहां देखो, र पर मैंने पहले भी बताया है इस तरह से लगता है छोटा ऊ, और र पर इस तरीके से लगता है बड़ा ऊ। जो बिल्कुल नए जुड़े हैं इस चैनल से वो इस चीज को देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, भाई अच्छा हम तो इस र को ऐसे ही करते आ रहे थे, हमने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं, हम तो र पर इस तरह से मात्रा चला रहे थे। अगले समझ लेंगे भाई कि र पे छोटा हो या बड़ा हो, या वी डोंट नो छोटा और बड़ा हो। तो भाई जब हम गुरु लिखते हैं, जब हम गुरु लिखते हैं तो देखो मैंने यहां पर क्या लगाया, छोटा ऊ। ठीक है, जब हम गुरु लिखते हैं छोटा ऊ। अगर मुझे लिखना है रूप तो क्या रहेगा, बड़ा ऊ। अगर मुझे लिखना है रुक तो क्या रहेगा, छोटा ऊ। अगर लिखना है रुपया तो क्या रहेगा भाई, छोटा ऊ। अगर लिखना है अमरूद तो बड़ा ऊ। यानी कि जब स्वर लंबा खींचेगा, रूप, अमरूद, तो बड़ा ऊ, और जब स्वर छोटा खींचेगा, रुक या रुपया, तो वहां पर आ जाएगा छोटा ऊ। क्लियर। तो सेकंड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए गुरु आ इन, छोटा वाला ई आएगा। गुरु पत्नी गुरु माता नहीं होगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन के साथ आप 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो। जैसे कि ये रुपया है, अब रुपया ना शुद्ध अशुद्ध में आएगा, और रुपया एक तो लिखा होगा इस तरीके से, और एक रुपया लिखा होगा इस तरीके से। आधे बालक यूं सोचेंगे गलती है क्या इसमें, उन्हें यही नहीं पता। और बहुत ही किसी भी किताब में देखना, आज आप किताब खोलकर, बड़ा ही छोटा हो इस तरह से और बड़ा हो थोड़ा सा बस इस तरीके से, मतलब बिल्कुल यूं समझ लो थोड़ा सा ही अंतर होता है, इसीलिए अंतर बच्चे समझ नहीं पाए। ठीक है, और शायद ध्यान ना दिलाया गया हो, या जब दिलाया गया हो तब आपको ध्यान ना हो। सही है भाई। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के, आपको मैं सच बताऊं ये 10 क्वेश्चन ढूंढने में कम से कम मैं 1.5 घंटा लगाती हूँ। मैं ये सोच के देखती हूँ कि पहली एक क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चंस की पूर्ति करता हो और एग्जाम में आया हुआ हो, प्रीवियस पेपर से आया हुआ हो। भाई सुन लो, हिंदी आज भी ऐसी है, और अगर आप मेरे से 10 साल बाद पूछोगे तब भी ये ऐसी रहेगी। क कबूतर को मैं क ही बताऊंगी, उसके बाद कुछ और चाइनीज वर्ड नहीं बना दूंगी उसके लिए। हिंदी लिमिटेड है, ये चेंज होने वाली नहीं है, बट हरियाणा जीके मैं कह सकती हूँ उसमें चीजें बदलती रहती है। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जिसे देखा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो अनेक शब्दों वाले हैं, मांस खाता है मांसाहारी, शाक खाता है शाकाहारी, वही वाला है भाई। जिसे देखा ना जा सके, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। ए अलभ्य, बी अलक्ष्य, सी अनिमेष, या डी अदर्शनीय। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, क्या होगा इसका आंसर। एक बात याद रखना, कई बार ऐसा हो जाता है क्वेश्चंस में जो दिखता है वो आंसर नहीं होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो दिखता है वही होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, जिसे देखा ना जा सके, ए बी सी डी। कितना ही सीख लो, किसी टीचर से जब सीखोगे तो कुछ नया ही सीखने को मिलेगा आपको।
बट अपने एग्जाम का लेवल को जरा ध्यान रखते रहें। जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हिंदी ये वही है जो हमारे HSSC, DSSB, KVS, NVS इन एग्जाम्स में आते हैं, कंपटीशन की हिंदी है। बट आपके एग्जाम में कितने नंबर की आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग करें। अगर 5 नंबर के तो उतना ही समय दें, ऐसा ना हो 5 नंबर की हिंदी में आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। 20 नंबर की हिंदी है तो उसके हिसाब से समय दें। जो ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके एग्जाम में उस पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है भाई। तो जिसे देखा ना जा सके, क्या आंसर आ रहे हैं भाई इसके ABCD? इसका आंसर सही होगा B, लक्ष्य, यानी कि तीसरे का आंसर क्या होगा भाई? B, लक्ष्य। लक्ष्य जो है, लक्ष्य मतलब कहते नहीं भाई वो मेरा सामने क्या है? लक्ष्य है। अब लगा दिया, हिंदी में ये उपसर्ग है अ। हम जब हिंदी ग्रामर सीखते हैं तो ये होता है आगे जो एक यानी कि ये मैं कह सकती हूँ शब्द है, और जो ये लगा हुआ है ये क्या है? शब्दांश है। शब्दांश शब्द का अंश। जो ये लगा हुआ है ये इस शब्द के आगे लगकर इसका मतलब चेंज कर देगा। इस का अलग से हिंदी में प्रयोग नहीं होता कि मैं कोई वाक्य लिख रही हूं उसमें का प्रयोग करूं, क्योंकि इस का मतलब, इस उपसर्ग का मतलब क्या होता है? नहीं, लक्ष्य नहीं, यानी कि जिसे देखा ना जा सके, कहते हैं लक्ष्य भेदी अपना। तो बच्चे कहीं ना कहीं अनिवेश, अदर्शनीय, दर्शन करके इसका बता रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता। क्या रहेगा? अलक्ष्य। अब मैंने आपको क्या बोला? का मतलब क्या होता है? नहीं, ये एक उपसर्ग है जो हमेशा किसी शब्द के आगे लग सकता है। उपसर्ग हमेशा आगे ही लगते हैं, इसका हिंदी में अलग से प्रयोग नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं नहीं जा रही, तो मैं जा रही इस तरीके से मैं प्रयोग नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब नहीं ही होता है। तो इसीलिए कहते हैं उपसर्ग का अलग से कभी प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आ रही है भाई? पहला क्वेश्चन हमने क्या बताया था कि सिंपल सी बात आनी चाहिए, वे लोग जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या कहा था भाई? गुरु का क्या होगा? गुरु आयु। और तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? जिसे देखा ना जा सके, अलक्ष्य। क्लियर भाई? आ जाओ भाई चौथे क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आते ही फटाफट से उत्तर दे दिया करो, आप सोच लिया करो, उत्तर दिया करो। चौथा क्वेश्चन ये है, निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ बताइए। एक लिखा हुआ है आपके पास द्रव और एक लिखा हुआ है द्रव। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन तरह के शब्दों को, इस तरह के शब्दों को बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्या बोलते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। मैंने पहले इसकी वीडियो डाली हुई है, आप अगर इंटरनेट पे यानी यूट्यूब पे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बाय प्रियंका रोहिला लिखेंगे तो वहां आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो वो देखें, उन्हीं में से शब्द कोई सा भी ला सकते हैं भाई। तो आप इसका आंसर क्या दे रहे हैं? देखो, अब आपने द्रव का मतलब बताना है और द्रव्य का। 4 ऑप्शन बहुत ही करीबी ऑप्शन है, बहुत ही करीब करीब मैं कह सकती हूँ। तो देखो भाई, पहला है कि इस द्रव का मतलब धन होता है और इस द्रव्य का मतलब तरल पदार्थ। दूसरा है कि इस द्रव का मतलब तरल पदार्थ होता है, इसका मतलब मिट्टी। तीसरा है इसका मतलब तरल पदार्थ, इसका मतलब धन। और चौथा इसका मतलब पानी और इसका मतलब तरल पदार्थ। बिल्कुल क्लोज आंसर। और कई बार ऐसा भी होता है आंसर आपको पता है टिक गलत लगा दिया गया है, ये चीजें भी हो जाती हैं क्योंकि क्लोज बहुत ज्यादा है। तो भाई आपको मैं एक संतुष्टि वाला उत्तर दे दूं, एक आधा प्रश्न इस तरीके से गलत हो जाए तो ज्यादा उसमें ना जाए, आपकी मेहनत और भी है, आपने और भी कुछ कर रखा है, ठीक है। तो नेगेटिविटी में बिल्कुल नहीं जाएगी। अब मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या हुआ। आंसर आपके आ चुके हैं। द्रव, ये द्रव वही लिक्विड यानी कि तरल। अब ये द्रव्य आज देखा होगा, हम तो जी एक ही मान रहे थे, ये द्रव्य है और ये द्रव है। इस द्रव्य का मतलब क्या होता है भाई? धन। तो कौन सा हो जाएगा भाई? पहले का तरल पदार्थ और दूसरा धन। आंसर आ जाएगा आपका 4th का सी। चौथे का आंसर क्या आ जाएगा भाई? सी आंसर आएगा, सी। अब देखो, जो ये द्रव्य है इसका मतलब एक धन भी होता है, इसका मतलब पदार्थ भी होता है, ठीक है। द्रव का मतलब तो तरल होता है, द्रव्य का मतलब जिसमें आधा व लगा हुआ है इसका मतलब धन और पदार्थ दोनों होता है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आप क्वेश्चन 5वें पे आ जाइए, आपकी स्क्रीन पे है।
जगत प्लस में आलोक की संधि क्या होगी? आंसर देखो भाई क्या होगा। जगत प्लस में आलोक, इसकी मुझे संधि बतानी है। संधि पेपर में बहुत आती है, सुन लो, बहुत नियम है संधि के, ठीक है भाई। लेकिन आपको अगर कोई एचएसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या स्टाफ नर्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है तो ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, एचटेट, डीएसएसबी और केवीएस, एनवीएस की कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे संधि अच्छे से डीप में पढ़नी चाहिए, ठीक है। मैं भी करवाऊंगी आपको संधि बहुत ही यूनिक तरीके से, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि जगत प्लस में आलोक क्या होगा, तो हम तुक्का ही लगा सकते हैं अगर हमने संधि नहीं सीखी तो। क्या तुक्के लग रहे हैं भाई? कोई जगना लोक बता रहा है, कोई जगदा लोक बता रहा है, कोई जगजा लोक बता रहा है, या कोई जगता लोक। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग जगत प्लस में आलोक? ये आपके ऑप्शन जो है इतने करीबी ऑप्शन है। अब सुनो, मैं आपको बता दूं, एक नियम याद कर लो, एक बात याद कर लो कि जब भी यहां पर ना त हो या त हो या क हो या च हो, ठीक है, या ट हो या ये त हो या ये प हो, ये यानी कि जब हम क ख ग शुरू करते हैं तो अगर ये अक्षर हो पहले क ख ग च छ ज न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ, यानी कि पहली वाली लाइन हो अगर आपके पास यहां इस शब्द के यहां अगर ये वाले अक्षर हो और उसके बाद यहां कोई स्वर नजर आ जाए, आपको कोई स्वर नजर आ जाए, या आपको य र व नजर आ जाए यहां, या तीसरा या चौथा वर्ग नजर आ जाए। ये तीसरा चौथा वर्ग क्या है कि क के बाद आएगा ख फिर ग, तो वो हो जाएगी पूरी लाइन तीसरी, च छ ज ज तीसरी लाइन। इसी तरह चौथी लाइन अगर ये हो यहां तो आपने इस त को, यानी कि ये जो क है, च है, ट है, त है, प है, इनको इनके तीसरे वर्ण में बदल देना है, तीसरे वर्ण में, तीसरे वर्ण में। जैसे कि क का तीसरा क्या होगा? क ख ग, यानी कि अगर यहां पर क है तो वो ग में बदलेगा। च है च छ ज, अगर यहां पे च है तो वो ज में बदलेगा। अब त है तो त का क्या होगा? त थ द, यानी कि जो ये त है वो किस में बदलेगा? द में। ज ग, त किस में बदलेगा? द में। द कैसा है? आधा, तो मैं आधा ही लगाती, परंतु आगे क्या है? आ, तो यहां मैंने लगा दिया आ का डंडा, जगदा लोक। सुन लो ध्यान से, जगत प्लस में आलोक, बी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, पांचवे का बी, जगदालोक। जगत प्लस में आलोक, जगदालोक। छोटी सी बात है, जब मैं समझाती हूँ टाइम कम लगता है, ज्यादा लगता है, बट रिवीजन में टाइम कम लगेगा। सुन लो भाई ध्यान से, यहां पहला हो क च ट त प, वो 5 वर्ग जो होते हैं, वर्णमाला आनी चाहिए। पहले दिन ही करवा दी थी भाई मैंने, यूट्यूब पे डाल रखी है। वर्णमाला किसी को नहीं आती, दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। तो क च ट त प के बाद यदि यहाँ कोई स्वर हो या य र व हो, या भाई तीसरा या चौथा इसी लाइन का क फिर ख फिर ग ग हो यहाँ पर, या क ख ग घ घ हो यहाँ पर, तो क्या होता है? ये पहले वाले अपने तीसरे में बदल जाते हैं। यानी कि मैं ऐसे कह सकती हूँ, देखो क ख ग घ न, ये पहला वाला किस में बदलेगा? तीसरे में। इसी प्रकार च छ ज झ न्य, ये पहला वाला किस में बदलेगा भाई? ज में। सबके साथ ऐसे ट का भी इसी तरह से, फिर त का भी इसी तरीके से, प का भी इसी तरीके, ये अपना रूप बदलकर किस में बदल जाते हैं? इस तीसरे वाले वर्ग में बदल जाते हैं। ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है, ये पांचवा वर्ग है। पहली लाइन पहला वर्ग, दूसरी लाइन दूसरा वर्ग, तीसरी लाइन तीसरा वर्ग, चौथी लाइन चौथा वर्ग, पांचवी लाइन पांचवा वर्ग, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से एक नियम आपको याद है, जब भी यहाँ पर आपको नजर आ जाए त या क चल रहा था तो उसको तीसरे में बदल देना। आगे देख लेना क्या चीजें हैं। क्लियर भाई? ये हो गया जी आपका पांचवे का उत्तर बी। देखो संधि बहुत अच्छी कह सकती हूँ मैं, हिंदी बहुत अच्छी आ जाती है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में टाइम लगा है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आ जाता है भाई छठा, फटाफट से कर लेते हैं। मुझसे बताइए जी क्या होगा? स्क्रीन पे आ चुका है आपकी।
अशुद्ध पर्यायवाची का चयन कीजिए। सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? नहीं है बताना है। हरिप्रिया, शारदा, वाणी या भारती। फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। तीनों क्वेश्चन हो रहते हैं, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा 10 क्वेश्चन का। तो देखो क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी। हरिप्रिया, शारदा, वाणी, भारती। पूजा, अमित फटाफट से आंसर दीजिए। दीपक, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? हरिप्रिया, शारदा, वाणी, भारती। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, वो आंसर है इसका ए, हरिप्रिया। हरि विष्णु को बोला जाता है और उनकी प्रिया कौन है? लक्ष्मी। ठीक है जी, इसीलिए हरिप्रिया लक्ष्मी होती है, शारदा, वाणी, भारती सब सरस्वती के नाम। वाणी, वाणी की देवी कहा जाता है। ठीक है जी। माँ शारदे, जब सरस्वती माता की वंदना होती है माँ शारदे के नाम से लगाते हैं और भारती के नाम से। आपने देखा होगा ना उसमें भारत में पिक्चर जो बनाई होती है भारत की, उसमें देवी जो दिखाती है वही होती है सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपने इसमें बताना है द्विज का अशुद्ध अनेकार्थी शब्द कौन सा, यानी कि द्विज का कौन सा एक अर्थ नहीं होता है। अनेकार्थी मैंने पहले भी बताई थी पिछली वीडियो में, जिसने देखी हो ध्यान से, कक्षा 1 जिसपे लिखा है मैंने कि द्विज का अशुद्ध अनेकार्थी, जैसे कि मैंने बताया था हार, जो एक शब्द बोला है मैंने, इसके अर्थ होते हैं 2, हार, गले का हार, हार गया, है ना। ये अनेकार्थी शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। तो ऐसे द्विज का कौन सा अर्थ नहीं है? द्विज मतलब ब्राह्मण नहीं है, विष्णु नहीं है, पक्षी नहीं है, दांत नहीं है। इन तीनों में, चारों में से कौन सा आंसर होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई, ABCD फटाफट फटाफट। हाँ जी, तो देखो अब मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊं, द्वि का मतलब होता है 2 बार और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला, या हम कह सकते हैं जन्मा। देख लो, इस द्विज का मतलब ये होता है भाई। द्वि मतलब 2 बार, आप ऐसे पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे, गारंटी, कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, और अगर भूल गए तो मैं शक्तियां याद दिलवा दूंगी आपको आपकी फिर से। द्वि 2 बार, जन्मा 2 बार जो जन्मा। अब देखो, पक्षी 2 बार जन्म लेता है, कैसे? इसका आंसर बता रही हूं मैं, अब सुन लो। पक्षी 2 बार जन्म, एक तो अंडे के रूप में बाहर आएगा, फिर अंडे से बाहर आएगा, 2 बार। दांत 2 बार जन्म लेते हैं, कच्चे पक्के, एक बार दूध के, दूसरे चाय के। ठीक है ना भाई? और एक ब्राह्मण, आंसर है इसका सी, विष्णु। जो विष्णु है उसका 2 बार जन्म नहीं हुआ है, ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है। एक तब जो वो जन्म लेता है मां की कोख से, दूसरा जब वो जनेऊ धारण करता है, तो कहते हैं ब्राह्मण का दूसरी बार जन्म होता है। जब वो जनेऊ धारण करता है, बहुत सारे नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं भाई। ठीक है जी, आ जाइए। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सातवें का आंसर हो जाएगा सी, विष्णु का 2 बार जन्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 8वां हमारे पास दिया हुआ है, देखो कि व्याकरण और वैयाकरण, ये वही सेम क्वेश्चन है कि जो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है, व्याकरण और इस वैयाकरण का अर्थ क्या है? आप देखेंगे जी, ये वैयाकरण भी कुछ होता है, हमने आज सुना है। व्याकरण और वैयाकरण क्या रहेगा इसका आंसर? देखो भाई, व्याकरण और वैयाकरण, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, फटाफट से पहले मुझे आंसर दे दीजिए एक बार जल्दी से। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई एक बारी। तो व्याकरण का मैं बता दूं, व्याकरण तो क्या होता है? भाषा शास्त्र होता है। व्याकरण क्या होता है जी? भाषा शास्त्र। वैयाकरण क्या होता है? व्याकरण का ज्ञाता। व्याकरण का ज्ञाता, जो व्याकरण हमें सिखाता है या जो व्याकरण का ज्ञान लिए हुए है, उसे वैयाकरण कहते हैं। यानी कि आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 8वें का हो जाएगा आंसर डी, भाषा शास्त्र और व्याकरण का ज्ञाता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। 9th क्वेश्चन, घूरे के भी दिन फिरना मुहावरे का क्या अर्थ है? फटाफट बता दीजिए भाई, 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जल्दी से। कि घूरे के भी दिन फिरना, घूरा क्या होता है पहली बात तो ये बता दूंगा आपको, आंसर दीजिए फिर बताऊंगी मैं। घूरे के भी दिन फिरना क्या अर्थ होगा?
सबकी मौज आना, गरीब की लॉटरी लगना, किसी कमजोर आदमी के अच्छे दिन आना, परिश्रम का फल मिलना, सारे क्लोज आंसर्स। घूरे के भी दिन फिरना, भाई घूरा मतलब होता है कूड़ा करकट, ठीक है जी। अब कूड़े करकट के भी दिन फिर गए हैं, कूड़ा करकट के भी, यानी कि भाई कूड़ा करकट की भी वैल्यू होने लगी है। पहले तो यूं भगा दिया करते, अब तो उसमें से चीजें निकाल के रिसाइकल किया जाता है ना, तो उसी तरीके से कूड़े करकट के भी दिन फिर गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, आंसर इज सी, किसी कमजोर आदमी के अच्छे दिन आना, क्योंकि कूड़ा तो कूड़ा ही है ना भाई, वेस्ट है वो, तो किसी कमजोर आदमी के अच्छे दिन आना, 9th का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है जी, आखिरी क्वेश्चन 10। अब जिसने मेरी वीडियो देखी है रस की, ठीक है जी, पूरा 3 वीडियो में टॉपिक को क्लियर किया है, विद क्वेश्चंस करे हैं भाई, कोई क्वेरीज नहीं बचती। अगर कोई ये तीनों वीडियो देख ले रस की 1 2 3, तो पूरा आ जाएगा भी उसको काम, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इन पंक्तियों में कौन सा रस विद्यमान है? ए वीर रस, बी भत्स रस, सी रौद्र रस, या डी शांत रस। जल्दी से आंसर दीजिए, हमारी 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया भाई। ए बी सी डी, जी जी जी, आंसर दीजिए फटाफट फटाफट। तो भाई आंसर, हाँ क्या रहेगा इसका आंसर भाई? देखो शांति की बात तो हो नहीं रही है, विभत्स रस होता है, घृणित घृणा की भी कोई बात नहीं है, या तो वीर रस हो सकता है आंसर, या रौद्र रस हो सकता है। ये बात कही है अभिमन्यु ने, सुन लो आंसर। अभिमन्यु कहता है कि जब युद्ध क्षेत्र में कहता है कि मुझे जो है सुकुमार मत मानो, बच्चा मत मानो मुझे, सत्य कहता हूं मुझे बच्चा मत मानो, मैं तो इतना ताकतवर हूं, युद्ध से, इस यमराज से भी युद्ध लड़ सकता हूं, और अपने तात और अपने यानी कि अपने पिता इस क्या कहते हैं अर्जुन और मामा श्री जो है कृष्ण, उनसे भी मैं युद्ध कर सकता हूँ, मुझे सुकुमार मत जानो। तो किसकी प्रस्तुति कर रहा है वो? वीरता की प्रस्तुति कर रहा है। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? ए वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बताओ? अब इसको लिखो अपने लाइव चैट में, ठीक है, कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। फिर उसके बाद भाई मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दूं, ठीक है, थोड़ा आपसे पता चले ना आप कितना पढ़ रहे हैं। तो जी यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे विद एक्सप्लेनेशन। पढ़ते रहिए, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, सदा सहयोग करूंगी मैं आपका। धन्यवाद भाई, जय हिंद।